नमस्कार बंधुओं, मैं मुकेश राजा श्री पीएस पाटिल ऑनलाइन क्लास से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री को लेकर आए हैं रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक और काइनेटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गति। काइनेसिस शब्द गति, इसका मतलब रसायनों की गति अर्थात कि रासायनिक अभिक्रियाओं की गति या वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से वेग को समझ सकते हैं। तो वो एग्जांपल इस तरीके से है, कोई अभिकारक है रिएक्टेंट, वो एक प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो एक प्रोडक्ट में बदलता है। अभी मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया शुरू होती है तो उस टाइम अभिकारक सबसे ज्यादा होता है और उत्पाद शून्य होता है। उस टाइम हम देख लेते हैं जैसे कि T बराबर 0। T बराबर 0 का मतलब कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। अभी हमने किसी बीकर में या कोई भी पात्र में हमने कुछ केमिकल डाले हैं और अभिक्रिया शुरू करने वाले हैं, अभी शुरू नहीं हुई है, तो वहां वो समय कौन सा होगा? T बराबर 0। तो T बराबर 0 को कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता 10 है, ठीक है। उस टाइम अभी T बराबर 0 पर अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उत्पाद अभी तक बना नहीं है, अभी तक उत्पाद नहीं बना। तो अब दूसरी चीज लेते हैं, मान लेते हैं T बराबर 1। T बराबर 1 पे अभिकारक कम हुआ, मतलब 8 हो गया, उत्पाद 2 हो गया। मतलब अभिक्रिया शुरू हो गई और उसमें अभिकारक कम होके उत्पाद में बदलने लग गया। मानना कि अभिकारक 8 है और उत्पाद 2 हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ता है T बराबर 2 पर, मान लेते हैं अभिक्रिया में अभिकारक हो गया 6 और उत्पाद हो गया 4। इसी तरह 3 देख लेते हैं, T बराबर 3 पर अभिकारक हो गया 4 और उत्पाद हो गया 6। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, T बराबर 5 पर उत्पाद हो गया, T बराबर 4 पर अभिकारक हो गया 2 और उत्पाद हो गया 8। और T बराबर 5 पर अभिकारक हो गया 0 और उत्पाद हो गया 10। मतलब कि जो अभिक्रिया आगे बढ़ती गई उस हिसाब से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर T बराबर 0 पर अभिकारक सबसे ज्यादा है और T बराबर 5 पर उत्पाद सबसे ज्यादा है। तो धीरे धीरे वेग अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और अभिकारक की सांद्रता बढ़ती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता पहले 10 थी और T बराबर 5 पर अभिकारक की सांद्रता 0 होगी और उत्पाद की सांद्रता T बराबर 0 पर 0 थी, वो की धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 10 तक पहुंच गई। इसी तरह हम अगर बात करें अभिक्रिया का वेग, वेग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। मतलब समय कौन सा? जो सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। तो नीचे लिख लेते हैं, परिवर्तन में लगा समय। या इसी वेग को दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं, वेग है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। बटा परिवर्तन में अब पहले T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता क्या है? 10 है। तो
एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं t बराबर 1 से लेकर t बराबर 4 तक की हमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो t बराबर 1 पर मान लेते हैं इसको t1 और t बराबर 4 को मान लेते हैं t2। इसी तरह ये अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी, तो सांद्रता हो जाएगी R1 जो पहले सांद्रता थी, R2 जो कि अब बाद में सांद्रता रहेगी। और सांद्रता को दर्शाने के लिए हम बड़े कोष्ठक के अंदर उस एक्सटेंट को लिखते हैं। ये बड़ा कोष्ठक सांद्रता को दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो पहले कितनी थी R1 थी, वो बाद में कितनी होगी R2 होगी। तो हम क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 बटा समयांतराल कितना हो गया T2 माइनस T1। परिवर्तन में लगा समय, ये बटा मिल गया। अब आगे देख लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है 2 और R1 की वैल्यू कितनी है 8। T2 कितना है 4 और T1 है 1। अब इसको सोल्व करते हैं। तो आंसर आता है -6/3 और आगे सोल्व करने का आता है -2, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें उत्पाद की सांद्रता की, तो उत्पाद की सांद्रता माना कि T1 पर t बराबर 1 पर क्या है T1 मान लें, जो कि t बराबर 4 पर बढ़ती हुई 8 तक पहुंच गई, t बराबर 2। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P2 की सांद्रता माइनस T1 की सांद्रता अपॉन T2 माइनस T। आगे सोल्व करते हैं P2 का मान कितना है t बराबर 4 पे P2 का मान है 8 और P1 का मान है 2। T2 का मान कितना है 4 और T1 का मान कितना है 1। तो इसको सोल्व करने पर आता है 6/3, ये आ गया आंसर आ गया। तो अब देखो इस चीज में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, परंतु चेंज किस बात का है, यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है, यहाँ पे साइन प्लस आ रहा है। तो पहले चीज है कि ये दो क्यों बराबर है, दोनों अभिक्रिया का वेग दोनों में बराबर क्यों है। इसका कारण है कि अभिकारक तो और उत्पाद, जितना अभिक्रिया में अभिकारक कम होगा उतना ही उत्पाद बनेगा, और जैसे जैसे जितना अभिकारक खर्च होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। तो जितना अभिकारक खर्च होगा उतना ही उत्पाद बना। तो अभिक्रिया का जिस वेग से अभिकारक खत्म हुए उसी वेग से उत्पाद बने, तो वेग दोनों का बराबर होगा। अब बात आई साइन की बात कि यहाँ पे माइनस क्यों आया और यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं अभिकारक की सांद्रता है वो समय के हिसाब से घटती है, कम हो रही है, और उत्पाद की सांद्रता समय के हिसाब से बढ़ रही है। तो घटती हुई सांद्रता के लिए हम माइनस का चिन्ह लेते हैं और बढ़ती हुई सांद्रता के लिए हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, इसलिए माइनस और प्लस आ रहा है और वैल्यू दोनों की बराबर होती है। अब ऐसा क्या करें कि दोनों का वेग बराबर आ जाए, नंबर में भी बराबर आ जाए और साइन में भी बराबर आ जाए। तो उसके लिए हम इस अभिक्रिया को आगे माइनस का चिन्ह लगाएं, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगा दिए, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाने से इसके भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बराबर 2। इस तरीके से वेग दोनों का बराबर होता है। इस वेग को हम देखो R2 माइनस R1 को क्या बोलते हैं सांद्रता में परिवर्तन। तो इसको लिख सकते हैं वेग बराबर डेल R बटा T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं डेल T मतलब समांतर। इसी तरीके से यहां पे भी लिख सकते हैं वेग बराबर डेल P उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतर डेल। तो यहां पे लिख देते हैं जहां डेल R अभिकारक की
सांद्रता में परिवर्तन। और इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, डेल भी क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता। और डेल टी क्या है, समय। तो ये आ गया हमारे वेग। अब इस वेग को हम औसत वेग भी बोल सकते हैं, जो अभिक्रिया का वेग निकाला है, तो अब इसी वेग को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग। तो आगे क्या लगा लूंगी इसके, औसत वेग, इसको भी क्या लिख देता हूं, औसत। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट का क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं, वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो t बराबर 0 पर हम उसके अभिवक्ता की सांद्रता ले लेते हैं, और उत्पाद उस टाइम बना हुआ नहीं है, तो उत्पाद 0। इसी तरह हम उसको t1 t2 t3 t4 तक हम उसको लेते हैं। जो नंबर आता है वो अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, उत्पाद की सांद्रता समय के हिसाब से बढ़ती जाती है। उसी के लिए हम अगर उस वेग की बात करें, तो वेग की बात होती है एक बार अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के लिए लेते हैं, और एक बार उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के लिए लेते हैं। और बटा में कौन सा होता है, जो उनके समय और लगता है उस समय का अंतर होता है, वो बटा में लिख देते हैं। इसी तरह औसत वेग का सूत्र हो जाता है डेल आर अपॉन डेल टी, और इधर हो गया औसत वेग या तो डेल पी अपॉन डेल टी। ये भी होता है, ये भी होता है। जो हमने ये माइनस चिन्ह लगाना था वो भूल गया, एक मिनट। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि औसत वेग किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग है। या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, औसत वेग। वेग हमें कभी भी देखना है ना, अभिक्रिया चलती रहेगी और वेग कभी शून्य नहीं होता। अभिक्रिया एक समय के लिए हमें रुकी हुई लग सकती है, परंतु वेग कभी भी शून्य नहीं होता है। वेग में अभिक्रिया मतलब 3 प्रकार होती है, 3 प्रकार से संपन्न होती है वेग के मामले में। एक तो होती है तीव्र अभिक्रिया, दूसरी होती है मध्यम गति, और तीसरी होती है मंद गति। इस समय ऐसी लगती है कि अभिक्रिया रुकी हुई है, परंतु वहां पर अभिक्रिया चलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं। इधर देखेंगे हम अभिकारक की सांद्रता के लिए, और इधर देखेंगे उत्पाद की सांद्रता के लिए। तो देख लेते हैं अभिकारक की सांद्रता। और इस अक्ष पे ले लेते हैं टाइम, समय, और इधर ले लेते हैं उत्पाद की सांद्रता। तो अब इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ t बराबर 0 पर सांद्रता अभिकारक की सांद्रता सबसे अधिक है, मान लेते हैं 10 है, सबसे ज्यादा है। तो t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता मान लेते हैं यहाँ पे। वो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता कम होगी। तो हम इस ग्राफ में बना लेते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है। तो माना कि t1 समय पर, यहाँ पर t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता मान लेते हैं R1। जो कि समय बढ़ने के साथ, मतलब कि t2 समय पर क्या होगी, मतलब कि अगर इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो t बराबर 1 सेकंड पर सांद्रता 8 थी, वो t बराबर 4 सेकंड पर सांद्रता कितनी होगी, घट के 2 होगी। इसी तरीके से अगर उत्पाद की बात करें
तो उत्पाद है वो t बराबर 0 पर 0 है, t बराबर 0 पर उत्पाद 0 है, क्योंकि अभी तक अभिक्रिया में उत्पाद बनना शुरू नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उत्पाद बढ़ते गए, तो पहले 0 था और समय बढ़ने के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती गई। तो अब मान लेते हैं जैसे कि ये t1 समय पर t बराबर 1 पर क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता 2 है, तो ये देख लेते हैं t बराबर 1 पर माना कि ये अभिक्रिया की उत्पाद की सांद्रता हो गई t1। और t बराबर 2 पर उत्पाद की सांद्रता हो गई p। तो अब देखो इस ग्राफ में यहां से देखते हैं, यहाँ है R1, यह है R2, तो ये गेप क्या हो गया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो इसको क्या बोलते हैं डेल R, डेल R। अब इसमें देखो R2 माइनस R1 है, वो डेल R, अब डेल R आएगा क्या नेगेटिव, क्योंकि पहले R1 की वैल्यू 8 थी और R2 की वैल्यू 2 है, तो 2 छोटे हैं 8 से, तो R2 माइनस R1 करने से डेल R की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। और ये क्या हो जाएगा, समय अंतराल है t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल t, t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल। अब इसी तरह प्रोडक्ट के लिए ले लेते हैं कि मान लेते हैं पहले प्रोडक्ट की वैल्यू t1 पर कितनी है 2 t1 है, और बढ़कर क्या होगी t2 मतलब कि 8 होगी, तो ये अंतर क्या हो जाएगा, ये अंतर क्या हो जाएगा, इस अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा p2 माइनस p1 इक्वल टू डेल p, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि p2 की वैल्यू ज्यादा है p1 से, और ये समय अंतराल आ जाएगा डेल t इक्वल टू t2 माइनस t। तो हम सूत्र लिख लेते हैं, औसत वेग, इस सूत्र को हमेशा याद रखना है, डेल t डेल r अपॉन डेल t, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, या डेल p अपॉन डेल t, ये दोनों आ गए। या अगर डेल r की जगह हम r2 माइनस r1 भी लिख सकते हैं, डेल p की जगह p2 माइनस p1, इनका मतलब है कि सांद्रता में परिवर्तन। अब औसत वेग से आगे हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या है, उसी समय या किसी एक क्षण के लिए वेग होता है, उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। एक चीज समझ लेते हैं, जैसे कि हम बाइक से हम कहीं पे जा रहे हैं, कई गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं, तो हम बाइक की कभी स्पीड ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है, तो कभी ब्रेक भी लगता है। तो अगर हमें कोई पूछे कि आपकी बाइक की स्पीड क्या थी रास्ते में, तो हम उनको एक एवरेज स्पीड बताते हैं, तो उस एवरेज स्पीड को तो औसत बोलते हैं, औसत वेग। उसी तरह अभिक्रिया में भी मतलब अभिक्रिया होती है, तब कभी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, कभी अभिक्रिया वेग कम होता है, कभी कभी रुकती तो नहीं है अभिक्रिया, पर रुकी हुई सी लगती है, तो एक औसत वेग निकालने में अभिक्रिया का औसत वेग निकाल देते हैं। और तात्क्षणिक वेग का मतलब है कि अगर हम चल रहे हैं, कहीं बाइक पे चल रहे हैं, बीच में कोई कॉल आ जाता है और पूछ लेगा आपकी बाइक की स्पीड क्या है, उस क्षण जैसे कि 5:11 पर आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, वो उस क्षण की स्पीड अगर आप देख के बताते हो तो उस तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उसी तरह अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया 5 मिनट के लिए चल रही है या 1 घंटे के लिए चल रही है, तो मान लेते 1 घंटे के लिए चल रही है, तो उस 1 घंटे में 30वें मिनट पर अभिक्रिया का वेग पूछ ले तो वो तात्क्षणिक उस क्षण का वेग कहलाता है। और उस क्षण के वेग के लिए बस करना कुछ नहीं है, औसत वेग है, उसी को नीचे लिखना है, परंतु एक लग जाएगी लिमिट, लिमिट लग जाएगी डेल टेंड्स टू 0, क्योंकि समय एक बहुत ही छोटे समय के लिए हम वेग ज्ञात कर रहे हैं, तो डेल टेंड्स टू 0 0 की ओर अग्रसर होगा, तो इसे बोलते हैं डेल r अपॉन डेल t। और अगर बात कर रही है तात्क्षणिक वेग की, तो यह और हो जाएगा लिमिट डेल टेंड्स टू 0 डेल t अपॉन डेल t। तो अभी अगर लिमिट को हटाना चाहेंगे तो इसको बोल देंगे डी आर
अपॉन डी पी, और इसको लिख देंगे डी पी अपॉन, ये क्या हो जाएगा वेग, असली वेग हो जाएगा। मतलब कि एक छोटे समय के लिए वेग, इसका मतलब होता है कि अवकलन r की सांद्रता, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता का समय के सापेक्ष अवकलन और उत्पाद की सांद्रता का समय के सापेक्ष अवकलन, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। इसी तरह का 1 मिनट का लिए हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लिया था पहले कि अभिकारक, जो कि अभिकारक t बराबर 0 पर है, t बराबर 0 पर अभिकारक सबसे ज्यादा है, तो वो समय के साथ कम हो रहा है। तो जैसे जैसे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, और अभिकारक से उत्पाद बढ़ रहा है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो ये ग्राफ है दोनों के बीच में। और अगर तात्क्षणिक वेग की बात करें तो तात्क्षणिक वेग है उसी छोटे से समय के लिए या उसी क्षण का वेग है, वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक नोट है, इस नोट में क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक, किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब क्या होता है, मान लो एक यह अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए जो संतुलित करने के लिए जो हम आगे लगाते हैं अंक अचर पर लगाते हैं, वो होता है रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाता है। तो अब हमने 5 एग्जांपल लिए हैं और उस 5 एग्जांपल से अभिक्रिया का वेग निकालते हैं कि कैसे रस समीकरण गुणांक का भाग लेना है। तो पहले देख लेते हैं, चलिए 1 से 5 दी, अगर ये क्या है अभिकारक है, ये क्या है उत्पाद है। तो अगर वेग की बात करें तो अभिकारक का वेग आते ही माइनस का चिन्ह, क्योंकि अभिकारक का वेग आते ही माइनस का चिन्ह आगे लगाते हैं। तो अभिकारक का वेग होता है डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। अब क्या बोला है कि रस समीकरण गुणांक का भाग दिया जाता है। तो रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है 3 है, तो 3 का भाग। अगर हम इसी तरह अगर वेग निकालना चाहें उत्पाद का, तो डेल बी की सांद्रता अपॉन डेल टी, और रस समीकरण मितीय गुणांक कितना हो गया 5 है, तो उसको घटाना लिखते 1/5 होगा। इसी तरीके से दूसरा गुणांक है, दूसरा एग्जांपल है वेग निकालते हैं, ये औसत वेग है, आर एवरेज है। तो बात करते हैं पी, तो पी की सांद्रता क्या होगी डेल पी अपॉन डेल। अब देखो इसके गुणा में कोई अंक नहीं है, तो हम 1/a लिखते हैं, तो 1/a का कोई मतलब नहीं है, और बीच में इसके चिन्ह आगे कौन सा लगाते हैं माइनस का, क्योंकि ये अभिकारक है, अभिकारक के आगे माइनस का चिन्ह लगता है। और अगर वेग उत्पाद के लिए निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा 5 है डेल क्यू अपॉन डेल टी 1/5/2, ये लिख देते हैं। अब ये 5/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका वेग क्या हो जाएगा 2/5 डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। अगर बात करें हम इस समीकरण की a + 5b to c, अब अगर इसमें देखो अभिकारक के 2 अभिकारक आ गए, 1 और 2, पहले कितने थे, एक अभिकारक था, एक ही उत्पाद था। तो हम या तो इसके लिए निकालो या इसके लिए निकालो या इसके लिए निकालो, तीनों के लिए कोई किसी के लिए भी आप वेग निकालो सेम ही निकलेगा। तो हम देखो अलग अलग वेग निकालते हैं, वेग डेल ए अपॉन डेल टी, गुणांक से कितना है 1 है, तो 1/1 को लिखते हैं, तो 1 आता है तो माइनस का चिन्ह, या इसके लिए वेग ले लेते हैं डेल बी अपॉन डेल टी 1/5 आ जाएगा, और चिन्ह आगे आ जाएगा माइनस का। और इसी तरीके से वेग उत्पाद के लिए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल टी, और 2 गुणांक है तो 1/2, और ये गुणांक उत्पाद का है तो उत्पाद में वेग क्या होता है पॉजिटिव। इसी तरह से अगर ये एग्जांपल लेते हैं तो इसी में 2 अभिकारक है और 1 उत्पाद है, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, तो अलग अलग तीनों का निकाल लेता हूँ। तो वेग डेल N2 अपॉन डेल T,
चिन्ह आ जाएगा अभिकारक के लिए माइनस। अगर वेग की बात करें तो डेल H2 अपॉन डेल T प्लस समीकरण लिखते गुणांक 1/3 लिख देंगे। और अगर वेग उत्पाद के लिए बात करें तो डेल NH3 अपॉन डेल T 1/। इसी तरह इस समीकरण की बात करें तो HI में अभिकारक है HI, तो इसके लिए देखते हैं वेग डेल HI अपॉन डेल T, और अभिकारक है तो इसके लिए आगे आ जाएगा माइनस का चिन्ह। और अगर वेग की बात करें तो डेल H2 अपॉन डेल T आगे प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि ये उत्पाद है। डेल I2 अपॉन डेल T। अब इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चल जाता है कि 10 समीकरण में वित्तीय गुणांक का कैसे भाग लेते हैं। अब अगले वीडियो में आगे हम जो कि समाकलित है उनके वेग के घातांक गुणांक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।